वेलकम टू मेडिकल मेवन। आई एम फहद कमरान, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज स्टोइकियोमेट्री सीरीज का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक मास यूनिट और उसके रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू लिखवाई थी 1.67 क्रॉस 10 पावर माइनस 24 ग्राम्स। अब ये तो 1 AMU का कन्वर्जन फैक्टर है इनटू ग्राम्स, लेकिन अगर हम कहें कि 1 ग्राम विल बी इक्वल टू हाउ मच AMU, तो रिमेंबर 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 AMU। ये 1 ग्राम का AMU में कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, इसको भी अपने साथ नोट कर लें। आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। रिमेंबर जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास, तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन, तो कार्बन के हमारे पास 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, C12, C13, C14। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि आइसोटॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया है। यानी इन तीनों आइसोटॉप्स का एवरेज निकालकर हमारे पास एक एटॉमिक मास आएगा, जिसको हम एवरेज एटॉमिक मास कहेंगे, एंड वी विल कंसीडर दैट फॉर कार्बन। यानी वो फिर इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। जब हम जनरली कार्बन की बात करेंगे तो वो इन तीनों आइसोटॉप्स के एवरेज का मास निकल कर आया होगा, तो हम उसको कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक है, नॉर्मली इस पर मैंने सच क्वेश्चन देखे नहीं है पेपर्स में, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, अपने साथ नोट कर ले। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट or first atom multiply by its natural abundance plus atomic mass of second atom multiply by its natural abundance divided by 100। अब ये फॉर्मूला एक्सटेंड कर सकता है अप टू n नंबर। यानी हम देखेंगे कि एक एलिमेंट के कितने आइसोटॉप्स हैं। अब कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, तो फॉर्मूला में भी 3, यानी इसके साथ जो है ना, तो प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एटम मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस एंड देन डिवाइडेड बाय 100। तो जितने ज्यादा आइसोटॉप्स होंगे तो उतने ही हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक हो गया, तो ये इसका फॉर्मूला है, बस आपको ये आना चाहिए। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो रिमेंबर, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स देता है, शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, और ये हमें इट शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, इसका ये मतलब है ना कि अगर हमारे पास ग्लूकोज है, अगर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो दैट इज C6H12O6। इसमें हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं। कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 है और ऑक्सीजन के 6 हैं। लेकिन अगर हम इसके एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करें तो वो होल नंबर रेशो होगा सिंपलेस्ट, यानी CH2O। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम H2O की बात करें, H2O, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? वो भी H2O ही होगा, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला किस चीज को कहते हैं? जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो दे एटम्स का कंपाउंड में। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, इससे सिंपलेस्ट रेशो नहीं आ सकती इसकी। ठीक हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, दैट इज कंबशन एनालिसिस। रिमेंबर, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन मैं इसको इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर भी ये सिलेबस में मौजूद था और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए ये टॉपिक भी मैंने जरूरी समझा कि इसको डिस्कस कर दूं, ताकि अगर इन केस कोई क्वेश्चन इस पर आता है तो वो आपको आए। अब इसके स्टेप्स की तरफ आते हैं कि हम इस पर एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एमसीक्यू है जिसमें हमें बताते हैं कि आपको दिया है 0.3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें उस कंपाउंड का। यानी आपको एक सैंपल दिया है, उस सैंपल में 0.3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन है। अब आप इस सैंपल का एम्पिरिकल फार्मूला बताइए कि ये क्या होगा। तो देखिए, याद रखिए, जब आप कंबशन एनालिसिस करते हो, ये मेथड करते हो ना, तो आपने जो एटम आपको दिया होता है सबसे पहले, तो आपने उसको सबसे पहले लिख लेना है। सही हो गया। और जो दूसरा आइटम है उसको बाद में लिख लेना है। अब अगर यहाँ पर तीसरा आइटम होता तो वो इधर आता, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ 2 आइटम्स है तो हम 2 आइटम्स की ही बात करेंगे। 0.3 ग्राम्स दिया है और नाइट्रोजन हमें दिया है 1.4 ग्राम्स। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इनको अपने एटॉमिक मास पे डिवाइड कर लेना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? दैट इज 1। और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? दैट इज 14। अब 0.3 को जब हम 1 पे डिवाइड कर देते हैं, हमें क्या मिलता है? 0.3 ही मिलता है। और अब यहाँ पर देख ले, अब यहाँ पर ये डेसिमल वैल्यू है, तो इसको आप
सिंप्लीफाई कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटर। एक तो आप ये कर सकते हो ना कि ये डेसिमल पॉइंट खत्म कर दो, तो जब ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड की तरफ आता है तो 10 का पावर माइनस होता है, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ तो ये 14 हो जाएगा क्रॉस 10 पावर माइनस 1, और ये भी 14 हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये 1 आ गया, तो यहाँ पर आएगा 1 क्रॉस 10 पावर माइनस 1 और इट इज इक्वल टू 0.1। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड स्टेप ये है ना कि जब एटॉमिक मासेस पे डिवाइड कर लिया और हमारे पास एक वैल्यू होगी, तो जो सबसे स्मॉल वैल्यू होगी उस पर दोनों साइड्स को आपने डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों में स्मॉल वैल्यू कौन सी है, दैट इज 0.1। तो 0.1 को इधर भी मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दूंगा और इधर भी डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 3, क्योंकि 0.13 इज 0.3, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1। तो H की वैल्यू क्या आई, 3, यानी H के 3 एटम्स आए और नाइट्रोजन का 1 एटम आया, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, दैट विल बी H3N। ये मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया इस सैंपल के लिए। ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल सा मेथड है, बहुत ईजी है। रिमेंबर, अगर इस स्टेप के बाद, ये स्टेप करने के बाद अगर आपके पास रिजल्ट में कोई डेसिमल वैल्यू आती है, तो फिर आपने एक ऐसा नंबर चूज करना होगा कि फाइनल आंसर आपको होल नंबर में मिल जाए। ठीक है। इस क्वेश्चन में चूंकि होल नंबर ही मिल गया हमें डायरेक्ट, तो उस स्टेप को हमने नहीं किया। अगर एक ऐसा क्वेश्चन हो कि उसमें आपको ये स्टेप करने के बाद डेसिमल की वैल्यू मिल जाए, तो आपने फिर ऐसे नंबर से दोनों साइड को डिवाइड करना होगा कि आपको होल नंबर मिल जाए। आपने तब तक मल्टीप्लिकेशन करनी होगी जब तक आपको होल नंबर नहीं मिल जाता। ठीक है। तो ये थी कंबशन एनालिसिस की बात। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक फार्मूला भी है, रिमेंबर इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आपको ये फार्मूला भी लिखवा देता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, वेयर दिस n इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय, और मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों ठीक है, लेकिन चलिए इसको मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। रिमेंबर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक तो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू दी गई होगी और एम्पिरिकल फार्मूला भी दिया गया होगा, और अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला नहीं दिया तो फिर आपने ये सारा मेथड करना होगा, उससे आपके पास एक एम्पिरिकल फार्मूला आएगा और फिर उसी एम्पिरिकल फार्मूला का आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर देना है, एंड देन इस फॉर्मूला में पुटिंग कर देनी है, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये कंबशन एनालिसिस मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से बातें थी, बस इतनी इसमें इनफ है। अब हम आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की तरफ। परसेंटेज कंपोजिशन, तो रिमेंबर हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन के 3 फार्मूला है। ठीक है, उन तीनों फार्मूलाज को लिख देता हूँ, बस आपने सिंपली ये याद रखना है, उस पर एक क्वेश्चन भी कर देंगे तो आपको समझ आ जाएगी। परसेंटेज कंपोजिशन, हम एक एलिमेंट का फाइंड करते हैं किसी कंपाउंड में, कि कंपाउंड में एक एलिमेंट का कितना कंपोजिशन है, उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो उससे आपको ये पता चल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला है, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, or this can be further modified as gram atomic mass of element multiply by number of atoms of that element divided by molar mass of the compound multiply by 100। तो ये दोनों फॉर्मूलाज है, ये आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मेरे पास है H2SO4। अब मैंने इस कंपाउंड में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है, तो लेट्स फाइंड इट। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करता हूँ, तो आई विल यूज दिस फार्मूला। ग्राम एटॉमिक मास क्या है हाइड्रोजन का, दैट इज 1। इसके कितने एटम्स हैं, 2। और सल्फर का सॉरी H2SO4 का मोलर मास क्या है, दैट इज 98 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे मेरे पास तकरीबन 2, इससे मेरे पास तकरीबन आती है वैल्यू, यहाँ पर लिख देता हूँ 2.041%। अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर मालूम करना चाहूँ, तो सल्फर का एटॉमिक मास क्या है, दैट इज 32 मल्टीप्लाई बाय उसके कितने एटम्स हैं, एक। H2SO4 का मोलर मास क्या है, 98 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे मेरे पास तकरीबन 32.653 आ जाता है। फिर मैं ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करता हूँ, तो ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, 16। इसके कितने एटम्स H2SO4 में, 4। H2SO4 का मोलर मास क्या है, 98 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे मेरे पास तकरीबन 65.306% आ जाता है। तो मेरे पास अब H2SO4 में H की कंट्रीब्यूशन, सल्फर की कंट्रीब्यूशन और ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूशन सामने आ गई कि इतनी परसेंट ये है, तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा परसेंटेज कंपोजिशन का एक और फॉर्मूला भी है, दैट इज मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ मिक्सचर।
multiplied by atomic mass of element divided by molar mass of compound मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एक और फॉर्मूला है इसका। ठीक हो गया। इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, तो इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ 2.5 grams of Mg in 20 grams of MgO। अब ये क्वेश्चन जो है ना, तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे नहीं हो सकता। ये जो पहले दो फॉर्मूलाज है इन पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इसके लिए आपने ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखिए मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है, Mg है, तो इसका मास क्या है, दैट इज 2.5 ग्राम्स। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय मास ऑफ दी मिक्सचर, तो मिक्सचर का मास क्या है हमारे पास 20 ग्राम। ठीक हो गया। मिक्सचर MgO है और इसका मास 20 ग्राम्स है, तो इसको 20 पे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय। अब हमने किस चीज का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है, मैग्नीशियम का, तो हमें मैग्नीशियम का एटॉमिक मास चाहिए होगा, दैट इज 24। अच्छा जी, अब कंपाउंड का मोलर मास हमें चाहिए, तो MgO का मोलर मास क्या है, दैट इज 40। तो यहाँ पर 40 पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे तकरीबन हमारे पास 7.5% आता है। तो मैग्नीशियम का MgO में परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, 7.5%। ठीक हो गया। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन के हवाले से कुछ फार्मूलाज थे, ये तीनों फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए और क्वेश्चंस को देखकर फिर आपने डिसाइड करना है कि हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है। इसके अलावा परसेंटेज कंपोजिशन में एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक कंपाउंड दिया है और आपसे पूछते हैं कि आप बताएं कि इस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन ज्यादा है, तो जिस एलिमेंट का मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका परसेंटेज कंपोजिशन भी सबसे ज्यादा होगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं CaCO3 की बात करता हूँ, तो Ca का मोलर मास क्या है, दैट इज 40 ग्राम्स। ठीक है। कार्बन का क्या है, दैट इज 12 ग्राम्स। और ऑक्सीजन का क्या है, 16 है, लेकिन यहाँ पर 3 एटम्स है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 गिव्स अस 48 ग्राम्स। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा है। ठीक हो गया। इसी तरह मेरे पास एक और कंपाउंड है NH3। अब इसमें मुझसे पूछते हैं कि बताएं कि परसेंटेज कंपोजिशन किसका ज्यादा होगा, तो मुझे पता है कि जो नाइट्रोजन है इसका मोलर मास है 14 ग्राम्स और जो हाइड्रोजन है तो इसका मोलर मास 1 ग्राम है, लेकिन चूंकि 3 एटम्स है तो 3 ग्राम्स हो गया, लिहाजा परसेंटेज कंपोजिशन नाइट्रोजन का ज्यादा होगा क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा है। ठीक हो गया। इसी तरह हमने जो सल्फर की एग्जाम्पल की ऊपर, तो H2SO4 है। अब अगर सिंगल सल्फर एटम की हम बात करें तो इसका मोलर मास है 32 ग्राम्स और ऑक्सीजन 16 ग्राम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, तो हमने 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसका मोलर मास सल्फर से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए H2SO4 में सबसे ज्यादा परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और बात भी आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर इफ टू कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला दे विल हैव सेम कंपोजिशन, यानी हम यहाँ पर आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। मेरे पास है C2H4O2, मेरे पास है C3H6O3 और इसी तरह मेरे पास है C6H12O6। अब इन तीनों का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, दैट इज CH2O, CH2O एंड CH2O, दैट इज देयर एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक हो गया। तो इनमें इन तीनों में जो है ना, तो कार्बन का जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा वो 40% होगा, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 67% होगा और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 53% होगा। यकीन नहीं आता तो कैलकुलेट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा, सामने आ जाएगी बात। ठीक हो गया। तो ये सारी बातें थी परसेंटेज कंपोजिशन के रिलेटेड। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम कंक्लूड करवाते हैं और इंशाल्लाह जो कंबशन वाला टॉपिक है तो इसको हम कल मोल के लेक्चर के साथ करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। आज परसेंटेज कंपोजिशन में काफ़ी बातें थी, उसकी वजह से जो हमारा लेक्चर है तो वो थोड़ा लेंथी हो गया। तो इंशाल्लाह कल मोल के लेक्चर में हम कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। और जो रेलेवेंट MCQs है तो बस वो तो मैंने ऑलरेडी टॉपिक्स के साथ आपको करवा दिए हैं। फिर जब हम मोल कंप्लीट करेंगे और यील्ड कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी ओनली फॉर MCQs, उसमें हम तमाम टॉपिक्स के MCQs एक और दो डिस्कस करेंगे उसमें। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज फहद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।